हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप सभी को पता होगा कल से ये सीरीज स्टार्ट हुई है। पहली वीडियो हो चुकी है, वो आप देख लेना और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये सेकंड पार्ट है, नया पार्ट है और सभी क्वेश्चन एकदम अच्छे लेवल के हैं। आपका पेपर एसएससी जीडी हो या एमटीएस हो या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड हो, आपके पेपर के लिए जो जो मुझे अच्छा लग रहा है, आपके कल मुझे सुझाव मिले थे, उनको पढ़ कर के कमेंट को बड़ा अच्छा लगा। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब की तो मैं कभी नहीं बोलता, आप थोड़ा इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, जो भी मैं आपसे पूछता रहूँगा सवालों को आपको ने बहुत अच्छे से पहले पढ़ लेना है। उसके बाद आपको खुद सोचना है कि यार इसमें गलती क्या हो सकती है, और फिर आप मेरे आंसर को सुनिएगा। तो यहाँ पर अब स्टार्ट होता है और एंड हो जाएगा, तब तक बीच में कोई भी फालतू की बातचीत नहीं होगी। यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच एट होम बाय 7। इस पूरे सेंटेंस को पढ़िएगा कि दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच एट होम बाय 7। क्या पूरे सेंटेंस में आपको कहीं पर कोई गलती नज़र आ रही है क्या? मैं आपको टाइम ज़्यादा जो है वेस्ट नहीं करूँगा, बता देता हूँ आपको। देखिएगा सेंटेंस में अगर कोई ऐसी, देखो पहले मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। देखो यहाँ पर एंड है ना, अब एंड के बाद में यहाँ पर क्या आ रही है? वर्ब है ना। ये कौन सी है बताओ? पहले ये बताओ। वर्ब है फर्स्ट फॉर्म की, तो देखो एंड से पहले भी ये जो वर्ब आ रही है ये भी कौन सी है बताओ? ये भी जो वर्ब है ये भी आपका फर्स्ट फॉर्म है। तो एंड से याद रखिएगा, एंड से अगर वर्ब जुड़ेंगी तो या तो फर्स्ट या फर्स्ट जुड़ेगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। तो एंड से दोनों जो वर्ब होती हैं वो समान होती हैं। तो पहला रूल, क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और दूसरा आप ये देखेगा रीच एट होम बाय 7, यानी 7 बजे तक वो अपने घर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप ये समझ रहे होंगे कि रीच का मतलब पहुंचना होता है, और जब भी कभी कोई भी सेंटेंस में रीच का मतलब यदि पहुंचना निकल रहा हो तो याद रखिएगा कि रीच के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है। याद हो जाएगा, रीच का जब भी कभी मतलब पहुंचना होता है तो रीच के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते। इसलिए ये जो गलती है ये सी वाले पार्ट में है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। आपने भी शायद यही निकाला होगा। चलिएगा, इसके बाद ये पूछा है, ये मैं आपके लिए रख लेता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलिएगा आगे बढ़। अब आप देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि ही हैड नो अक्यूज फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन। ये आप पढ़ रहे होंगे, क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कोई गलती है क्या? बताओ जल्दी से। He had no accuse for attacking that old man, यानी वो जो बुजुर्ग इंसान था उसके ऊपर अटैक किया था, उसके पास कोई भी क्या नहीं था, कोई बहाना नहीं था। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा, ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया अक्यूज़, क्या ये सही है? सर ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि ये देखिएगा अक्यूज ए ना, मतलब ये वर्ब है। क्या है बताओ? वर्ब है। आप सभी को पता होना चाहिए कि नो के बाद में ये जो वर्ब है ना, ये अक्यूज़ नहीं आना चाहिए। एक्चुअल में यहाँ पर एक्सक्यूज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अक्यूज़ नहीं आना चाहिए, एक्सक्यूज आना चाहिए। एक्सक्यूज मतलब बहाना। उसके पास, क्योंकि उसने बुजुर्ग इंसान के ऊपर अटैक किया था और इसलिए उसके पास कोई भी उसका एक्सक्यूज यानी उसके कोई बहाना नहीं था कि उसने अटैक क्यों किया। तो ऐसे में याद रखिएगा, ये जो एक्सक्यूज होता है ये एक नाउन होता है। क्या होता है? एक्सक्यूज एक नाउन होता है, और नो के बाद नाउन आता है, ना कि वर्ब। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अक्यूज तो एक वर्ब है, जबकि इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो ये वाला निकल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ, पहली बात तो आपको अगर ये पता होगा कि अक्यूज ये एक वर्ब होता है और एक्सक्यूज जो होता है वो एक नाउन होता है, और रूल आपको पता है कि नो के बाद वर्ब नहीं, नो के बाद नाउन आता है, तो आप आसानी से आप अपने आंसर को पहचान लेंगे कि भाई देखो बी वाले पार्ट में गलती है। तो ये चीज़ आप थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ पर अक्यूज़ नहीं एक्सक्यूज़ आना चाहिए, क्योंकि नो के बाद नाउन आता है, वर्ब नहीं। आगे देखिएगा, आगे है कि द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इन्फॉर्मेशंस विच वी नीडेड। इसको पढ़ने के बाद, यानी जो रिसेप्शनिस्ट होता है ना होटल में, जब आप जाएंगे तो बाहर ही आपको मिलेंगे, तो रिसेप्शनिस्ट ने हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, इसमें गलती क्या है आपको पता चल गया होगा। पहली गलती जो आपने फाइंड की होगी, सर इन्फॉर्मेशन जो होता है वो प्लूरल नहीं आता। ये आपने जो फाइंड कर लिया ना, बिल्कुल मैंने भी किया था। अब इसके बाद यहाँ पर एक गलती और है
कि इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं होता, पहली गलती। दूसरी गलती ये, अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की बात हो रही है तो याद रखना इंफॉर्मेशन को मच नहीं यहाँ पर मैनी का इस्तेमाल करते हैं। किसका? मैनी इंफॉर्मेशन होता है, ना कि मच इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? तो मच इंफॉर्मेशन के स्थान पर मैनी इंफॉर्मेशन आएगा। चलो आगे बढ़ जाएगा, तो इसलिए आपके बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगा। आपने भी शायद यही फाइंड किया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसके देखो बिल्कुल डिट्टो जो प्रश्न बने हैं आपसे मैं वही पूछ रहा हूँ, और ये क्वेश्चंस यदि आप लगा पा रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप समझिएगा कि आप सेफ, और बस आपको भरोसा बना करके रेगुलर वीडियोस शाम को आती है, ज़रूर देखिएगा। फ्री हो जाता हूँ मैं शाम को, तो आपके लिए स्पेशली ये टाइम वक्त निकाल करके आपके सामने रखा जाता है। तो जब भरोसा किया है तो एंड तक लगातार लगे रहना। एक प्लेलिस्ट दूंगा, बच्चे पूछ रहे थे तो वो आप पढ़ लेना एग्जाम से पहले। यहाँ पर लिखा हुआ एवरी डे वी हियर अबाउट सीनियर सिटीजन्स बीइंग रॉब्ड एंड इवन किल इन कोल्ड ब्लड। इसको पढ़ने के बाद कहीं पर कोई गलती आपको नजर आई क्या? वीडियो को रोको, समझो। एवरी डे वी हियर अबाउट सीनियर सिटीजन्स बीइंग रॉब्ड, वो पूछ रहा है डेली मतलब एवरी डे मतलब प्रतिदिन हम ये सुनते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जो है रॉब कर दिया जाता है, रॉबरी, समझ रहे हैं, रॉब कर लूटपाट कर दी जाती है और उनको मार भी दिया जाता है। तो यहाँ पर कोई गलती समझ में आ रही है क्या? सर मुझे तो समझ में आ गई। पहली बात ये समझो, ये पूरा सही है, लेकिन बीइंग के बाद आपको पता ना थर्ड फॉर्म आता है? जी बिल्कुल आता है। आप ये बताओ, एंड आ रहा है ना, एंड से पहले क्या जुड़ रही है बताओ? वर्ब। और इस एंड से इस वर्ब को क्या है बताओ? जोड़ा गया है। तो मैंने कहा था कि एंड से पहले और बाद में एक ही प्रकार की वर्ब आती है। तो यहाँ पर बताओ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो एंड के बाद ये जो किल है ना, इसकी भी थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, आप कहेंगे सर जी एंड के बाद तो इवन आ गया। अरे गुरु, इवन कोई वर्ब थोड़ी होती है। वर्ब यानी एंड से यहाँ पर वर्ब को जोड़ा गया है। एक ही सेंटेंस में दो वर्ब के बारे में बोला गया है कि लूटपाट भी कर ली जाती है बुजुर्गों के साथ में और उनको मार भी दिया जाता है। मतलब उन्होंने सिर्फ दो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। अब दो वर्ब के लिए दो सेंटेंस तो बनाएंगे नहीं, वो सिर्फ एंड लगा देंगे और आगे बात कह देंगे, तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए किल्ड आ जाएगा, क्योंकि एंड से समान चीज़ों को जो है वो जोड़ा जाता है। तो सी वाले में गलत था, तो तीसरा वाला हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, रवि शंकर्स परफॉर्मेंस was given a standing ovation by the people who has come to hear him। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों ने एकदम सही अपना निशाना लगाया होगा, पहचान लिया होगा। देखिएगा, रवि शंकर जो परफॉर्मेंस था, रवि शंकर का जो परफॉर्मेंस था was given a standing ovation, यानी उनको पता है एकदम खड़े होकर के ताली बज रही है भैया रवि शंकर के परफॉर्मेंस पर, by the people, लोगों के द्वारा, who has come to hear him। अब एक चीज आप समझिएगा कि हु से पहले ये जो सेंटेंस कहा गया है, बताओ ये किस में कहा गया है? बताओ पास्ट में कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हु के बाद भी जो बात कही गई होगी वो भी पास्ट में ही कही होगी। अरे ऐसे समझो कि हु से पहले पास्ट है तो हु के बाद में भी पास्ट ही आता है। एंड से पहले वाला सेंटेंस यदि पास्ट में है तो एंड के बाद वाला भी पास्ट में आता है। इन चीजों को तो पता है ना, इसलिए यहां पर हैज की जगह पर हैड आएगा। क्या आएगा बताओ? हैज की जगह पर हेड आ जाएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा कि दूसरा भाग भी जो बचा हुआ है हु के बाद वाला, ये भी आपका पास्ट में आएगा। चलिएगा, अब हम 11वां जो क्वेश्चन है आपके सामने में रख देता हूं। पूछा गया है पीपुल आर वांटिंग टू सी, पीपुल आर वांटिंग टू सी, लोग जो है वो देखना चाह रहे हैं, टू सी द होम टीम टू विन द गेम। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई, और वो ये आ गई कि आर वांटिंग नहीं आएगा। आर वांट, सर जी पहले आवाज समझिएगा कि यहाँ पर वांट आएगा, आर वांटिंग नहीं आता। क्यों कहा ऐसा मैंने? मतलब वांट में आईएनजी नहीं आता है। क्यों कहा मैंने? इसलिए कहा क्योंकि वांट एक नॉन एक्शन वर्ब होती है और नॉन एक्शन वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए जब आईएनजी का इस्तेमाल ही नहीं होगा तो बताओ इज़ारएम का क्यों होगा? तो इसलिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा, तो आर वांटिंग की जगह पर वांट आ जाएगा और ये पहला वाला राइट हो जाएगा। चलो, और भी गलतियां हो सकती हैं, वो आप पहचान के बताइएगा। बाकी जो मुझे नजर आया वो मैंने आपके सामने रख दिया। आगे आपसे पूछा गया ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज, यानी उसे कॉलेज का चेयरमैन इलेक्ट किया गया था।
चुना गया था। तो क्या इस सेंटेंस में कोई समझ में आ रहा है कुछ गलती? सर बिल्कुल समझ में आ रही है, क्योंकि चेयरमैन एक पद होता है और पद से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है, तो यहाँ पर द आना चाहिए। द चेयरमैन ऑफ, द ऑफ पढ़ा है ना आपने, तो ये पद होता है। कोई भी जब भी पद दे रखा हो तो उससे पहले आपको द आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। आपके सामने एक फिल इन द ब्लैंक है, द गेट डैश बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी, मतलब ड्यूटी पर जो गेट था वो वॉचमैन के द्वारा खोला गया। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि बाय के बाद ये देखो सब्जेक्ट है, वो लास्ट में ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो बाय के बाद इसका मतलब है कि पैसिव फॉर्म है। क्या है बताओ? पैसिव है। पहचाना कैसे? देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे बोलते ना क्लोज द डोर, ओपन द गेट, क्लोज द गेट, तो इसका मतलब वर्ब के बाद आता है गेट। तो अगर ऐसी बात है तो जाहिर से वो ऑब्जेक्ट होता है, और जब भी कभी ऑब्जेक्ट आए तो ये पैसे बन जाता है, और पैसे में वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा ओपनड तो नहीं आएगा। अब दूसरी बात, वॉज वर्ब पैसे में तो भाई वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो ये तो ओपनिंग है, ये भी नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, द गेट एक सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आ जाएगा वॉज ओपनड। आगे देखिएगा, मैं बिल्कुल भी फालतू की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही घुमा रहा हूं, सीधे पॉइंट पर आपको ले जाके रख रहा हूं। पूछा गया है कि द किंग वॉज डैश वाइल ही वॉज एड्रेसिंग हिज सब्जेक्ट्स, यानी एक कोई राजा था, उसको क्या है, उसको ऐसे समझो उसे मार दिया गया जब वो अपने सब्जेक्ट्स को यानी कि जनता को जो है वहाँ पर एड्रेस कर रहा था। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ रहे होंगे कि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि मर्डर का मतलब ही मारना होता है, असैसिनेट का भी मतलब क्या होता है मारना, एग्जीक्यूट का भी, और एक्सटर्मिनेट का भी होता है। अब चारों में से क्या आएगा पहले वो समझिएगा। चारों का जो डिफरेंस है ना वो बहुत माइन्यूट है, पहले आप वो समझिए। ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लेवल में ना आए, क्योंकि चारों का मतलब मारना होता है, तो थोड़ा एक क्लोज हो गया। यहाँ पर देखिएगा द किंग वॉज असैसिनेटेड आ जाएगा, मतलब 3 वाला। अब जिनका भी 3 है वो बहुत खुश हो गए होंगे, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ कि मर्डर क्यों नहीं आया, पहले आप समझिएगा। असैसिनेशन आपने खूब पढ़ा ना, असैसिनेशन मैंने कई बार बताया, 2 गधा लिखो, डबल एस ए डबल एस ए डबल एस, ये 2 गधा हो गए, 2 गधा आई नेशन, असैसिनेशन हत्या होता है ना, याद रखिएगा असैसिनेट का मतलब भी हत्या होता है। लेकिन ये कौन सी हत्या होती है? कोई भी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, प्रसिद्ध राजनेता होता है, उसकी जब हत्या कर दी जाती है तो वहाँ पर असैसिनेट वर्ब का इस्तेमाल कर दिया जाता है। और किंग भी जायज़ है, वो एक विख्यात है, उसे प्रसिद्ध है वो, तो इसलिए असैसिनेट आएगा। पूछेंगे सर मर्डर, मर्डर तो भैया किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को, कोई भी किसी को भी कर दे, किसी भी व्यक्ति की अगर आप हत्या कर देंगे तो समझो वो मर्डर हो जाएगा। लेकिन आप पूछेंगे एग्जीक्यूट का मतलब, किसी व्यक्ति को फांसी लगाने के साथ में ये वर्ड इस्तेमाल होता है एग्जीक्यूट करना। एक है एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है कि किसी समुदाय या फिर जनसंख्या को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना, मार देना, हत्या कर देना, उससे बोलते हैं एक्सटर्मिनेट। याद हो जाएगा, जैसे तालिबान जो है वो, उनको पता है कि कौन कौन से समुदाय हैं जो हमारे खिलाफ थे और जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था, तो वो क्या कर रहा है, उनको एक्सटर्मिनेट कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो असैसिनेट आएगा। सारे कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया आपके। पूछा गया है आपसे बेस्ट एक्सप्रेशन मतलब सिनोनिम पूछा गया है। मॉर्डेंट का मतलब क्या होता है? मॉर्डेंट का मतलब क्या होता है ये आपको याद करना, बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए। गया देखो, मॉर्डेंट का मतलब होता है एक तरह से व्यंग्यात्मक, मतलब व्यंग्यात्मक का मतलब क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं कॉस्टिक बोल सकते हैं। कॉस्टिक का एक और सिनोनियम होता है सरकास्टिक, तो सरकास्टिक बोलो या मॉर्डेंट बोलो, इन दोनों का मतलब व्यंग्यात्मक होता है। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा मॉडर्न का क्या हो जाएगा बताओ, सरकास्टिक हो जाएगा। पूछेंगे सर जी पेंसिव क्या होता है? पेन, तो पेंसिव होता है एक तरह से चिंता, मतलब क्या होता है, थिंकिंग बोल सकते हैं, थॉटफुल बोल सकते हैं, मीडिएटिव बोल सकते हैं, तो वो चिंता हो गया पेंसिव। सेंसलेस, अरे जिसमें सेंस की कमी हो, लेस मतलब कमी, तो सेंसलेस का मतलब होता है बेवकूफ़, बेवकूफ़ को बोलते हैं रिडिकुलस, एब्सर्ड, मीनिंगलेस। एक और इसमें स्टूपिड, वो भी बेवकूफ़ होता है। इसका मतलब एक और सिनोनियम है इसका स्टूपिड का, इम्प्यूडेंट, अनवाइज, डल। याद हो जाएगा, ये आप नोट कर लेना, मैं थोड़ा लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। आगे देखिए, बेस्ट एक्सप्रेशन है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक क्या होता है सर, बताता हूँ, या फिर आप बताएंगे इसे? जल्दी से सोचो, चलो आप ही बता देना, चलो मैं बताता हूँ। देखो, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है रियलिस्टिक, मतलब जो एकदम व्यवहारिक है, वास्तविकता है, इसमें कोई भी दिखावा नहीं है, तो वो होता है प्रैग्मेटिक, मतलब रियलिस्टिक बोल सकते हैं।
रियलिस्टिक बोल लो या फिर प्रैक्टिकल बोल लो, सेंसिबल बोल दो, ठीक है। एक है इसमें थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब क्या होता है वो तो एकेडमिक या फिर स्पेक्युलेटिव बोल सकते हैं, हाइपोथेटिकल बोल सकते हैं, ये इसके शुरू नियम है, ठीक है, थ्योरेटिकल के। एक है परफेक्ट का मतलब क्या होता है, एकदम फॉल्टलेस, जिसमें कोई गलती ना हो, एकदम आइडियल, फ्लॉलेस, याद हो जाए। एक है सिंपल मतलब इजी, प्लेन, एफर्टलेस। जिन्होंने सिनोनिम याद किए होंगे ना वो मेरे एक शब्द को सुनते होंगे और वो समझ जाते होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं। आगे देखिएगा, आगे है अपोजिट। देखो भाई याद रखना, ये अपोजिट अलग होता है, इसमें मात्र ओ और ए का फर्क है, तो दोनों का मतलब अलग होता है। इसका तो मतलब होता है बिल्कुल विपरीत, लेकिन वहां पर पूछा है अपोजिट, तो अपोजिट का मतलब होता है एक तरह से उचित। क्या बोलते हैं उसे? उचित बोलते हैं, एप्रोप्रिएट बोलते हैं। तो याद रखना, एपोजिट मतलब एप्रोप्रिएट, मतलब सूटेबल हो जाएगा या फिर पर्टिनेंट हो जाएगा या फिर एप्ट हो जाएगा, एपीटी वाला, ठीक है, वो होता है एपोसिट, ठीक है, याद हो जाएगा एपोसिट। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा बताओ इसका? ये हो जाएगा आपका एप्रोप्रिएट हो जाएगा, एपोजिट का हो जाएगा। चलिएगा, बाकी ये वाला सवाल ये आप छोड़ दीजिएगा, छोड़ें, वो आपकी राज़ी, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। आगे मैं आपसे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछ लेता हूँ। कल आपने बोला था सर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस भी जोड़ लीजिएगा, एरर भी जोड़ लीजिएगा, तो आपके सुझाव का मोस्ट वेलकम है, आप अपना सुझाव दीजिएगा, ठीक है। पूछा गया है कि टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक पत्ती है और उसको टर्न ओवर कर दिया है, तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एकदम साफ है कि किसी चीज़ की नई शुरुआत करना। कोई पत्ती है उसको एकदम चेंज कर दिया, जैसे किसी व्यक्ति की, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसकी फिर नौकरी लग जाए, तो उसके जीवन का क्या हो जाएगा? टर्न ओवर अ न्यू लीफ। उसकी पत्ती है ना, हाँ सा पत्ती खुल रही है, पत्ती भरनी है, तो हो जाएगा चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, नई शुरुआत करना, अच्छे के लिए शुरुआत करना, किसी के व्यवहार को एकदम बदल देना अच्छी शुरुआत के लिए, तो वो होता है। चलो याद हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है टेक अप द हैचेट, मतलब वो एक कुल्हाड़ी उठा लेना। अब कुल्हाड़ी यदि उठाएंगे तो इसका मतलब ऐसे समझो इन चार ऑप्शंस को, बिहेव फॉर्मली, परस्यू अ चांस, बी कॉट इन अ ट्रैप, प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर। भैया कुल्हाड़ी से एक लड़ाई याद आ जाती है, और याद रखना टेक अप द हैचेट का मतलब है कुड़ाई उठा लेना, दे भैया दे भैया, तो प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर होता है इसका एग्जैक्ट आंसर। आगे देखिएगा, आगे पूछा है एट लूज एंड्स। भैया ये एक रस्सी है, इसके जो एंड है वो एकदम लूज पड़ गए। अब लूज अगर इसके एंड हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया? आप परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे कि भाई ये तो इसको जो एंड है वो एकदम लूज हो गया, मतलब इन अ अनसर्टेन सिचुएशन। कैसी सिचुएशन है बताओ? अनसर्टेन है, बेचैन वाली, जो सर्टेन नहीं हो। आगे देखो, विद माइट एंड मेन, मतलब फुल पावर के साथ में, फुल जोश में। तो याद रखना, विद माइट एंड मेन का मतलब होता है विद फुल फोर्स, पूरी पावर, पूरी दम के साथ में, ठीक है, हाँ जोर लगा के हाई सा। तो विद फुल फोर्स मतलब पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से। अरे यार ऐसे याद रखो, जब ट्रैक्टर अटका है, कीचड़ में फंसे आता ना खेत पे, वो भैया 1.5 धक्का ट्रॉली में लग रहे हैं, जुगाड़ में लग रहे हैं साहब, मोटरसाइकिल में लग रहे हैं, तो याद रखना, खैर साइकिल तो बहुत छोटी है, तो याद रखना विद माइट एंड मेन का मतलब होता है, याद रखना है इसमें विद फुल फोर्स होता है इसका एग्जैक्ट चलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपसे मैंने जितने भी सवाल पूछे थे उनके जवाब आपने दिए होंगे और बहुत अच्छी तरह से आपने क्वेश्चंस को सुना होगा, समझा होगा। बस मैं यही निवेदन करता हूं आपसे कि जितने भी विद्यार्थी जो भी साथ में, बस भरोसा करके रेगुलर शाम को वीडियो आती है और आराम से उनको ज़रूर अटेम्प्ट ज़रूर किया करें, चाहे दिन में या फिर कभी भी जब वक्त मिलता है, तो ज़रूर ये आप सब के लिए। अब मन से आप लाइक करें, बड़ी कृपा होगी आपकी, और नहीं भी करेंगे तो ऐसी कोई तोप ना चल रही। लेकिन यह है कि अगर लाइक करेंगे तो मतलब हर वीडियो में यार बोलना भी हमको ठीक नहीं लगता, इसलिए आप लाइक ज़रूर किया करें, थोड़ा सम्मान प्रतीत होता है। चलिएगा, थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को बता दीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस की, एसएससी जीडी की, जो भी हमारी सिस्टर्स हैं उनको जो है आप सूचित करिएगा। बड़ा अच्छा लगेगा जब भी वो पढ़ेंगी ना कुछ भी। एक मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, जो भी बच्चे उत्सुक हैं कुछ और पढ़ने का, कि सर हमारा पेपर है उसके लिए मैं और क्या पढ़ लेना चाहिए, तो मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें
10-12 वीडियोज़ हैं, तो उनको आप 1-2 दिन में ख़त्म कर लीजिएगा और उसके बाद मैं अच्छी सी प्लेलिस्ट का आपको और भी अच्छा एक सेलेक्ट करके कुछ वीडियोज़ का मैं लिंक दूंगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपके पेपर तक मैं जो भी चीज़ें आपको पहुँचा रहा हूँ प्लेलिस्ट के माध्यम से वो सब आप तैयार कर लीजिएगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि चाहे वो MTS हो, अरे CPO क्या CGL क्यों ना हो मेरे भाई, सभी को आप क्वालिफाई करेंगे। और जिनको भी भरोसा कम है वो कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा लो, चाहे वो MTS का हो, GD का हो, यार इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब वही तो है। चलेगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए और इतना प्यार सपोर्ट बनाए रखने के लिए थैंक यू।